हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर से आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो है, सिलेबस जैसे ही देखेंगे आपको टॉपिक आसान लगने लगेगी, क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है। जो डेली लाइफ में होता है वही सिलेबस में दे दिया गया है। तो हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कराए हैं। पहला है सोशियोलॉजी का पार्ट, दूसरा होम साइंस का पार्ट। तो हम होम साइंस का पार्ट अभी करवा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो मुख्य सेविका का सिलेबस है वो एनएम का सिलेबस से मिलता जुलता है। यूपी ट्रिपल एससी ने 8 मई 2022 को एनएम का एग्ज़ाम करवा रखा है, तो उसका पेपर भी मैंने डिस्कशन किया है, उसको भी जाकर के आप डिस्क्रिप्शन उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना कंप्लीट कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था के संकेत एवं होने वाली कठिनाइयाँ। गर्भावस्था के संकेत एवं होने वाली कठिनाइयाँ। आपसे मेरा एक पहले रिक्वेस्ट है कि आप इसको बुक के लैंग्वेज पे बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले अगर से आप पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही उसको उस पे अप्लाई करके उसको ऑब्जर्वेशन करके बुक के लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि बुक में वही दिया है जो डेली होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था के संकेत एवं होने वाली कठिनाइयाँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। गर्भावस्था के लक्षण, कठिनाइयाँ एवं समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो क्या दिया है, गर्भावस्था की क्रिया के पश्चात नए जीव का विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस अवस्था को गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी कहा जाता है। नए जीव के विकास के कारण गर्भवती स्त्री के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जो गर्भावस्था के लक्षण के रूप में प्रकट होने लगते हैं। ये लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया है कि गर्भावस्था के जो है जब प्रेगनेंसी होती है तो अनेक लक्षण दिखाई देते हैं और अनेक प्रकार के शारीरिक और मतलब परिवर्तन होते हैं बॉडी में। जैसे उसका आकार, स्त्री की मांसपेशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, यानी कि तन जाती हैं, क्योंकि उनके पेट में आप ऐसे ही सोच लीजिए 3.5 को एक नॉर्मल बेबी जो होता है 3.5 केजी का होता है। तो 3.5 केजी का वेट लेकर के उनके पेट में रहेगा बच्चा, तो जाहिर सी बात है उनका बॉडी का आकार बढ़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या क्या दिया है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहले जो है कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स। पहले हैं प्रातीतिक लक्षण, प्रातीतिक लक्षण। दूसरा है वैश्विक लक्षण। प्राकृतिक लक्षण किसे बोलते हैं, इन्हें गर्भवती स्त्री स्वयं अनुभव करती है, वो खुद ये बातें फील करती है। इसको प्राइमरी सिम्टम्स भी बोलते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स। दूसरा है वैश्विक लक्षण, इन्हें परीक्षण द्वारा जाना जाता है। वैश्विक लक्षण को मेन लक्षण बोलते हैं, यानी कि इसको पहला जो है प्राकृतिक लक्षण में वो फील करेगी। दूसरा जो है वैश्विक लक्षण यानी कि मेन लक्षण जो होता है, इसको परीक्षण द्वारा जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक लक्षण में क्या होता है। हाँ, प्राकृतिक लक्षण में पहला जो होता है, पहला प्राकृतिक लक्षण है ये प्राकृतिक लक्षण। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक लक्षण में सबसे पहले क्या होता है, मासिक धर्म का बंद हो जाना। नॉर्मली जो महिलाओं में एक मासिक धर्म पीरियड होता है जो 28 डेज़ का सर्कल होता है। 28 डेज़ में जो है जितने भी उनके बॉडी में बेकार खून होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये 28 डेज का सर्कल होता है जिसे मासिक धर्म बोलते हैं। तो जब गर्भावस्था में होती है महिलाएं, तो सबसे पहले जो होता है वो मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि हम इस अवस्था में हैं, ठीक। तो पहला ये है मासिक धर्म का बंद हो जाना। दूसरा है प्रातःकाल जी में चलना। प्रातःकाल जी में चलने के बाद जैसे वोमिटिंग होना, जैसे ही सुबह होता है तो उनको नॉर्मली उठने के बाद तुरंत वोमिटिंग होने लगता है। इसका मेन रीज़न होता है, मेन कारण क्या होता है, कारण जो होता है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन क्यों, जाहिर सी बातें हैं, जब हम ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं या ज़्यादा जब हो जाता है, ज़्यादा पेट में ज़्यादा खाना हो जाता है, जाहिर सी बात हमको वोमिटिंग होने लगती है। इसी तरह से हमारे शरीर में जो है अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। जितने हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स जो है सिक्रीज होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। जाहिर सी बात है वो बॉडी जो है अचानक इन सब चीज़ों को देख करके उसको सह नहीं पाती है। सह नहीं मतलब जैसे एक बैलेंस नहीं बैठ पाता, जिसको वजह से जो है महिला को वोमिटिंग होने लगती है, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन के कारण से वोमिटिंग होने लगती है। इसका उपचार क्या है, अगर से वोमिटिंग हो रहा है तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले सोकर उठने के बाद अगर से जो औरत है उसको चाय पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, तो वो पहले बिस्किट ले,
यानी कि कुछ खा करके, जैसे बिस्किट हुआ या चना, भुने हुए चना हुआ, इनको खा करके ही वो तरल पदार्थों को पिए। डायरेक्ट पानी या चाय ना पी लें। डायरेक्ट पानी या चाय पीने से जो है ये वोमिटिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर से वो उठ रही है सुबह में तो बिस्किट ले या कोई और जो है सॉलिड पदार्थ खा करके, सॉलिड जैसे बिस्किट हुआ या भुने हुए चना हुआ, इनको खा करके ही जो है वो चाय पिए या पानी पिए। ठीक। दूसरा क्या है, कुछ अंतराल पर भोजन करें, यानी कि अचानक ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे एक ही साथ बहुत ज़्यादा भोजन नहीं कर लेना चाहिए, ये दूसरा है। एक ही साथ बहुत ज़्यादा भोजन नहीं कर लेना चाहिए, कुछ अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहना चाहिए। एक ही साथ अगर ज़्यादा भोजन कर लेंगे, पहली बात तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, शरीर के आकार बढ़ रहा है, हार्मोन्स अलग अलग निकल रहे हैं, इसके साथ बॉडी का पार्ट भी, जितनी भी मांसपेशियां हों वो भी बढ़ रही हैं। तो इससे अगर से हम ज़्यादा खाना अचानक खा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो वोमिटिंग के माध्यम से निकल जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, कुछ ही अंतराल पे खाना चाहिए। तीसरा क्या है, बार बार मूत्र आना, यानी कि जब औरतें जो है प्रेग्नेंट अवस्था में होती है, प्रेगनेंसी होती है, यानी कि गर्भावस्था में होती है, तो उनको बार बार ऐसा लगता है कि उनको बार बार मूत्र की शिकायत, यानी कि पेशाब की शिकायत होती है। ठीक। अगला है, चौथा है नींद आना, बार बार अधिक नींद आना। कुछ औरतें होती हैं जिनको सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में होती है, उनको बार बार नींद आता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, और खुद को स्वस्थ फील नहीं करती, उनको सुस्ती आ जाती है। ठीक है। तो ये इनके लक्षण हैं। ये इनके लक्षण कौन कौन से हैं? प्राकृतिक लक्षण, यानी कि जो प्राइमरी लक्षण है ये औरत खुद महसूस करती हैं, इतने लक्षण वो खुद महसूस करती हैं। पहला जो है मासिक धर्म बंद हो जाना, सेकंड जो है प्रातः काल जिम चलना, तीसरा जो है कुछ अंतराल पर भोजन करें, यानी कि अचानक भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा जो है बार बार मूत्र आना। पांचवा जो है नींद आना या सुस्त हो जाना, अधिक नींद आना या सुस्त हो जाना। ठीक। तो ये हमारे प्राकृतिक लक्षण हो गए। दूसरे लक्षण क्या हम बताए थे, वैषयिक लक्षण, ये देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, वैषयिक लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, चेहरे का रंग परिवर्तित हो जाता है, चेहरे का रंग या तो सूज जाएगा या तो और कुछ आकार बदल जाता है। दूसरा क्या है, कमर दर्द, क्योंकि ये कमर वाला जो पार्ट होता है, बच्चा तो यहीं पेट में रहता है, तो उसके कमर का जो मांसपेशियां होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, वो तनने लगती हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है जो पहले से जिस अवस्था में है उससे अगर से ग्रो कर रहा है तो उसमें पेन होगा। जैसे हम लोग कुछ दिन तक बैठे रहते हैं, फिर अचानक दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे पैर में पेन होने लगता है, या जो कुछ भी वर्क करते हैं, हाथ से वर्क करते हैं तो हाथ में पेन होने लगता है, पैर से करते हैं तो पैर में पेन होने लगता है। तो इसी तरह से अचानक जो है मांसपेशियां बढ़ने लगेंगी या सक्रिय ज़्यादा हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कमर में दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये कमर में दर्द होने लगता है, ये दूसरा। तीसरा है पेशियों में ऐंठन है, यहाँ ऐंठन लिखा दिया गया है, ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, क्योंकि मांसपेशियां पहले सुस्त रहती, मतलब संकुचित रहती हैं, उनका प्रसारण होने लगता है बॉडी के सभी मांसपेशियों का, गर्भाधान का भी और कमर का भी, तो जिसकी वजह से जो है पेन होने लगता है। ओके। मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है, ऐंठन होने लगता है। तो ये वैसे ही कारण रहे, 3 कारण हमने बताया। ठीक। अब आगे क्या है, गर्भावस्था के अन्य भी कठिनाइयाँ होती हैं, इसके सिवा क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे अगर से गर्भावस्था में है तो पहला इसमें दिया है अपरिपक्व जन्म, जैसे टाइम से पहले अगर से बच्चा जन्म ले रहा है तो इसको अपरिपक्व जन्म बोलते हैं, ये कठिनाइयाँ होती। इसमें क्या दिया है, अपरिपक्व जन्म से तात्पर्य जन्म से पूर्व शिशु के जन्म होने से है। सामान्यतः 9 महीने की अवस्था में ही शिशु का पूर्ण विकास होता है, 9 महीने की अवस्था में ही, उसी के पश्चात उसका जन्म होता है, लेकिन कभी कभी 6 महीने के पश्चात और 9 महीने से पूर्व शिशु का जन्म हो जाता है, जिसे अपरिपक्व जन्म कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, 6 महीने के बाद और 9 महीने से पूर्व अगर शिशु का जन्म हो जाता है तो उसको अपरिपक्व शिशु कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, यदि गर्भवती के योनि से एकाएक तीव्र गति से पानी का स्राव होने लगता है, तो समझना चाहिए कि शिशु की सुरक्षात्मक जो थैली है वो फट गई है, इसी कारण जो है स्राव की मात्रा में बढ़ोतरी हो गई है, स्राव की मात्रा में बढ़ोतरी। इसमें क्या दिया है, जैसे ही जब बच्चा पेट में रहता है तो उसको सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे वॉल होते हैं, वॉल मीन्स जैसे सुरक्षात्मक थैलियाँ होती हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसमें क्या दिया है, अगर से जो प्रेग्नेंट वाली महिला है उसके
पानी का स्राव हो रहा है उसके योनि से, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो सुरक्षात्मक थैली है बच्चे की वो फट गई है, जिसकी वजह से उसका योनि स्राव बढ़ गया है और अपरिपक्व शिशु जन्म लेने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्लियर हुआ। अगला क्या दिया है इसमें, इसके कारण क्या क्या है, अपरिपक्व शिशु जन्म लेने के कारण क्या क्या है। पहला इसमें दिया है अपरिपक्व शिशु के जन्म लेने के कई कारण है। पहला है स्त्री का उचित देखभाल ना होना। अगर से स्त्री जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर से उसकी उचित देखभाल नहीं हो रही है तो क्या होता है, उसकी जो है अपरिपक्व शिशु जन्म ले लेता है। दूसरा है गर्भवती स्त्री का संतुलित व पौष्टिक भोजन ना मिलने की जितना रिक्वायर्ड होती है एक गर्भवती, चूँकि गर्भावस्था में दो शिशुओं का एक साथ जीव पलता है, तो उसकी जाहिर सी बात है जो पौष्टिक आहार है, जो भोजन है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब उतने मात्रा में उसको भोजन या पौष्टिक आहार नहीं मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे उसकी थैलियाँ फट जाना, बच्चे की थैलियाँ फट जाना या और कुछ हो जाना, जिसकी वजह से अपरिपक्व शिशु जन्म लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा है विषाक्तता और तीसरा है सिफिलिस। इसमें सिफिलिस क्या होता है, विषाक्तता का मतलब बहुत सारे, जैसे अगर से उसके कुछ बॉडी इफेक्टेड है, महिला के कुछ रोग हैं, बॉडी में डिसीज़ है, जिसके वजह से जो है उसका इफेक्ट जो है बच्चे पर पड़ता है, जिससे अपरिपक्व शिशु जन्म लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या है, सिफिलिस है। सिफिलिस ये क्या होता है, ये एक संक्रमण है जो योनि से ही रिलेटेड है। अगर से कई लोगों से संबंध बनाया गया है तो इससे जो है सिफिलिस टाइप का कुछ हो जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अगर से सिफिलिस है तो इसका बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। किसी भी महिला को अगर से सिफिलिस नामक रोग है तो उसका बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सो ये सब देखकर ही प्रेग्नेंट होना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, गर्भवती स्त्री के साथ कोई दुर्घटना होना या गर्भाशय में चोट लगने से भी जो है अपरिपक्व शिशु के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। तो ये अपरिपक्व शिशु क्यों जन्म लेता है, ये इतने उसके रीज़न है, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट महिला है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा देनी चाहिए या उनकी देख रेख करनी चाहिए। भोजन से रिलेटेड हुआ या देख रेख से रिलेटेड हुआ या कोई उनको डिजीज़ है तो उसके उपचार से रिलेटेड हुआ। क्लियर। तो अब हाँ, अब देखिएगा, मैं कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आए। ये डेली लाइफ में जो महिलाएं होती हैं या जो बालक होते हैं, बच्चे जो मैं इससे पहले पढ़ाई हूँ उसमें का उसकी बात बता रही हूँ। और जो महिलाएं होती हैं डेली लाइफ में अगर से प्रेग्नेंट है तो ये ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो हमको बुक की लैंग्वेज पे नहीं जाना है, अपने आसपास की चीज़ों को ही देख करके ही इसको समझना है। क्लियर। अब आगे देखिए, अब आगे दिया है अपरिपक्व शिशु जन्म लेने के और क्या रीजन है। गुर्दे का संक्रमण। अगर से गर्भावस्था में जो महिला है उसके गुर्दे में संक्रमण है। इसमें क्या दिया है, गर्भावस्था में गर्भाशय के दबाव के कारण गर्भवती स्त्री के मूत्राशय व मूत्र की थैली तथा मूत्र की नलिकाओं में परिवर्तन आ जाता है। जो गर्भावस्था स्त्री है, गर्भाशय के दबाव के कारण, यानी कि गर्भाशय का आकार जाहिर सी बात बढ़ेगा, इसके कारण उसके मूत्राशय या मूत्र की जो थैली होती है, मूत्राशय वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, दबाव आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसकी नलिकाओं में परिवर्तन आ जाता है। वे पहले की अपेक्षा अधिक फैल जाती हैं, जिससे मूत्र मार्ग द्वारा गुर्दे के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। बातें समझ में आई। गुर्दा जो होता है, गुर्दा को ही किडनी बोलते हैं। किडनी जो हमारे पेशाब को बाहर निकालने का काम करती है, जो नेफ्रॉन से बना होता है। तो उसमें क्या दिया है, अगर से जो महिलाएं होती है गर्भावस्था में उसकी गर्भाशय की थैली बढ़ती है तो उसका दबाव किस पे पड़ता है, मूत्राशय की थैली पर पड़ता है। जिसकी वजह से मूत्राशय की नलिकाओं में परिवर्तन आ जाता है और वो अपेक्षाकृत ज़्यादा फैल जाती हैं। ऐसे में जो है गुर्दे की संक्रमण की संभावना जो है संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी अधिक देर तक मूत्र को रोके रहने से संक्रमण हो जाता है। गुर्दे का संक्रमण महिलाओं एवं शिशुओं दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि गर्भकालीन अस्वस्थ में शरीर की उपापचयी दर अधिक हो जाती है। उपापचयी ये आपका फर्स्ट टॉपिक ही है होम साइंस का, ठीक है। तो इसको हमने करवाया है, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में ज़रूर से। उपापचयी क्रियाएं किसे कहते हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। उपापचयी क्रियाएं वो होती हैं जो जैसे हम सोए रहते हैं या जब काम नहीं करते हैं, विश्राम अवस्था में रहते हैं, तब भी हमारे शरीर की एनर्जी लॉस होती है। तो वही जितनी मात्रा में एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होने की प्रक्रिया ही उपापचयी दर कहलाती है। क्लियर। हाँ, उपापचयी अधिक हो जाती है, जिससे व्यर्थ पदार्थ मूत्र के साथ अधिक मात्रा में विसर्जित हो जाते हैं। गुर्दे का संक्रमण होने पर यह ठीक से शरीर में विसर्जित नहीं हो पाते हैं। इसमें क्या दिया है, गर्भावस्था में जो है
महिला की उपपचयी दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किंतु जब अगर से गुर्दे में संक्रमण हो गया है तो वो क्रियाएं क्या होती हैं, गुर्दे में संक्रमण होने के कारण जो है मूत्र का विसर्जन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुर्दे का संक्रमण हो जाता है और जिसका इफेक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है। क्लियर। आगे क्या दिया है, इसके लक्षण क्या क्या है। लक्षण ये हैं, गर्भावस्था में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत चिकित्सा से परामर्श लेना चाहिए। पहला क्या है, गुर्दे के आसपास सूजन या दर्द होना। दूसरा है पीठ में असहनीय पीड़ा या दर्द होना। तीसरा है ठंड लगना व काफा कपकपी आना। चौथा है तीव्र वमन का मतलब वोमिटिंग, तेज फीवर होना। 6 वाला है मूत्र की मात्रा कम होना, मूत्र त्याग में पीड़ा होना, मूत्र के साथ रक्त आना। ये सब गुर्दे में होने वाले प्रॉब्लम की वजह से ये सब होते हैं और इससे जल्दी से जल्दी डॉक्टर से उपचार करना चाहिए, अदरवाइज इसका प्रभाव माँ के साथ साथ शिशु पर भी पड़ता है, यानी कि एक साथ 2 लाइफ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, एनीमिया, यानी कि एनीमिया का मतलब होता है रक्तहीनता, जिसके बॉडी में ब्लड की कमी होती है उसे रक्तहीनता कहते हैं। और जाहिर सी बात है, हमारे बॉडी को या ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने के लिए रक्त को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में। ठीक है। इसमें क्या दिया है, शरीर में रक्त एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण शरीर में निरंतर परिसंचरित होता रहता है। शुद्ध रक्त हृदय से निकलकर धमनियों द्वारा कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के सूक्ष्मतम निर्माणकारी इकाइयों कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे ये कोशिकाएं अपने जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तथा पौष्टिक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं और व्यर्थ पदार्थों का त्याग कर देती हैं, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ एवं क्रियाशील रहकर मानव को भी स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाए रखती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः 5 लीटर रक्त निरंतर परिसंचरित होता है। देखने में रक्त साधारणतः लाल रंग का होता है, लाल रंग के रूप में दिखाई देता है, किंतु यह एक जटिल संगठन है जिसके 2 भाग होते हैं, ठोस और तरल। इसमें क्या दिया है, शरीर में रक्त एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण शरीर में हमेशा जो है संचरित होता है। संचरित मतलब हमेशा वो बहता रहता है। ठीक है। और रक्त की वजह से ही हमारा रक्त का मेन वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन का परिसंचरण करना है, यानी कि ऑक्सीजन को एक साइड से दूसरे साइड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना उसका काम होता है, मेन काम होता है रक्त का यही, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। मेन काम रक्त का यही होता है। इसके साथ साथ जब ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चली जाएगी, जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन की वजह से ही जीते हैं, तो यानी कि मेन फंक्शन ये रक्त का ही होता है, इसलिए रक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर से रक्त हमारे बॉडी में रक्त की कमी है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जीवन संभव ही नहीं, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ, रक्त का क्या दिया है, रक्त दो प्रकार के होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठोस वाला भाग और तरल वाला भाग। ठोस भाग में 2 कण पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठोस भाग में 2 कण पाए जाते हैं, 3 प्रकार, लाल रक्त कण क्या है, श्वेत रक्त कण है और रक्त पट्टिकाएँ। लाल रक्त में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है, जिसमें उसमें लाल कण पाए जाते हैं, जिसका मेन कारण होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं, जितने भी रोगाणु जीवाणु हमारे ऊपर अटैक करते हैं ये उनको तुरंत वहीं पर नष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये इनके वर्क होते हैं। आगे क्या दिया है, तो ये रक्त की वजह से अगर से एनीमिया हुआ है किसी का, जाहिर सी बात है अगर से महिला के गर्भवती के बॉडी में रक्त की कमी रहेगी तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा तो वो बच्चा अपरिपक्व ही रह जाएगा और अपरिपक्व ही जन्म ले लेगा। क्लियर। तो ये इसके लिए नुकसानदायक है। आगे क्या दिया है, गर्भपात के क्या क्या मतलब, एक गर्भपात भी समस्या, कभी कभी अपने से गर्भपात हो जाता है, कभी कभी करवाया जाता है डॉक्टर से, हॉस्पिटल में जाकर करवाया जाता है, कभी कभी अपने से हो जाता है, ये भी एक कठिनाई ही है। तो इसके क्या है, गर्भपात वह अवस्था है जिसमें शिशु पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिससे बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीने में असमर्थ रहता है। जब गर्भपात होता है तो शिशु पूरी तरह से अपरिपक्व होता है, जिसके वजह से उसे बाह्य वातावरण में जीने में कठिनाई होती है। सामान्यतः यह 6 महीने से पूर्व होता है। 2 माह से 6 महीने के बीच शिशु जब जन्म लेता है तो उसको गर्भपात कहते हैं। इसके पूर्व जो अपरिपक्व शिशु जन्म का वर्णन किया गया, इससे पूर्व जो है जो हम वर्णन किया गया है वो अपरिपक्व शिशु का वर्णन है। उसमें गर्भपात में मतलब अपरिपक्व शिशु और गर्भपात में जो है बहुत अंतर है।
अपरिपक्व शिशु क्या होता है, ये 6 महीने के बाद और 9 महीने से पहले जन्म लेता है। जबकि गर्भपात क्या होता है, ये 2 महीने के बाद और 6 महीने से पहले जन्म लेता है। इस को क्या बोलते हैं, गर्भपात की प्रक्रिया बोलते हैं। आप आगे दिया है अपरिपक्व जन्म 6 माह के बाद होता है। चूँकि शिशु का शारीरिक विकास शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित हो चुका होता है, अतः जन्म के बाद उचित देखभाल से उसकी जीवित रहने की पूरी आशा होती है। जबकि गर्भपात में शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होता, अतः जन्म लेने के बाद जीवित रहने की आशा नहीं होती है। अपूर्ण अपरिपक्व क्या होता है, ये 6 माह से बाद होता है और इसका शरीर जो है पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है किंतु कमज़ोर होता है। इसकी वजह से उसकी जीने की एक रहता है कि ये जीवित रहेगा, जीने की एक इच्छा रहती है, मतलब वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, वो बच्चा जीवित रह सकता है, ऐसी उम्मीदें रहती हैं। जबकि गर्भपात वाला बच्चा है वो चूँकि 2 महीने के बाद जन्म लेता है या 6 महीने से पहले, तो उसके शारीरिक विकास इतना ज़्यादा नहीं हो, उसके अंगों का विकास नहीं हो रहा था, अतः उसके जीने की संभावना बहुत कम रहती है। क्लियर। तो ये गर्भपात हो गया। कुछ गर्भपात होते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके वजह से हो जाता है। उसके वजह का मतलब अगर से उनको विभिन्न प्रकार के डिजीज़ है या उनके देखभाल में कोई कमी हुई उसके वजह से हो जाता है, या तो चिकित्सीय गर्भपात करवाया जाता है। चिकित्सिक मतलब हॉस्पिटल में जाकर के गर्भपात करवाया जाता है। क्लियर। अब क्या दिया है, इसके कारण क्या क्या है, कारण कई बताया गया है, कोई इसके गर्भपात के कोई निश्चित कारण नहीं है। पहला कारण क्या है, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है स्त्री का शारीरिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर होना। अगर से स्त्री जो है शारीरिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर है तो गर्भपात हो जाता है। दूसरा क्या दिया है, स्त्री में एनीमिया रोग से पीड़ित होना, पौष्टिक आहार या भोजन की कमी होना। दूसरा दिया है RH तत्व, RH फैक्टर होता है जिसकी वजह से भी गर्भाशय हो जाता है। अगर से आप ब्लड पढ़े होंगे या आप बायो के स्टूडेंट होंगे, अगर से होम साइंस के, तो भी आपको RH फैक्टर पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गर्भाशय में ट्यूमर लोगों को हो जाता है ना, तो गर्भाशय में अगर से ट्यूमर है तब भी गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भाशय में कोई संक्रमण होना, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज होना। उच्च रक्तचाप यानी कि ये जिसको वो बोलते हैं, उसको याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। डायबिटीज़ यानी कि टीबी जिसको हुआ है। भ्रूण का विकृत होना, यानी कि भ्रूण अगर से अच्छे से नहीं बना है या परिपक्व है तब भी गर्भपात होने की संभावना रहती है। अगला दिया है गर्भ में एक साथ 2 बच्चे के विकसित होने से, जब जाहिर सी बात है 2 बच्चा अगर से जन्म ले गर्भाशय में पलेगा तब भी गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे क्या दिया है, गर्भकालीन अवस्था में अत्यधिक संवेगात्मक आघात का मतलब इमोशनल संवेगात्मक विकास हम पढ़ाए हैं। संवेगात्मक विकास क्या होता है, जैसे भय, क्रोध, ये सब संवेगात्मक विकास है। अगर से बहुत तेज़ी से कोई भय लग गया है तब भी गर्भपात होने की संभावना होती है, या बहुत क्रोध आ गया, क्रोधित है बहुत ज़्यादा व्यक्ति, तो इसका भी प्रभाव गर्भपात पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। क्लियर। तो गर्भपात में ये संवेगात्मक आघात ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगला क्या है, दुर्घटना के फलस्वरूप अगर से किसी प्रकार का चोट लग गया है तब भी गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है गर्भकालीन अवस्था में तीव्र एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन। तो इसलिए हमें गर्भावस्था में डॉक्टर से परामर्श लेने की बाद ही कोई दवा खानी चाहिए। अदरवाइज जो है कोई एंटीबायोटिक दवा खाने से भी गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्लियर। आगे क्या दिया है, सिलेबस में है गर्भावस्था में माँ का आहार कैसा होना चाहिए। हाँ, इससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर से आप ये जो मेरी वीडियोज़ है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हैं, जबकि आपको इसका नोट्स और PDF लेने के लिए प्लेलिस्ट 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, वहाँ जुड़ जाएंगे, वहाँ सारा नोट्स और PDF प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये अच्छे से तो आपको यहाँ पढ़ा नहीं पा रहा, लेकिन इसका सारा नोट्स मैं भेज दूँगी टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे सारा नोट्स अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसकी मेरे पास अच्छी सी बुक में सारा एक एक करके दिया है। तो ये मैं उतना ऐसा टॉपिक है कि मैं इतना ओपन होकर नहीं आपको पढ़ा सकती हूँ, आप अपने आसपास की चीज़ों से ही देख लीजिए। ठीक। अब गर्भावस्था में माँ के आहार क्या है, आपके सिलेबस में दिया है कि कैसा पोषण होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अधिक मात्रा में देना चाहिए माँ को। क्यों?
जाहिर सी बात है, जब गर्भावस्था में माँ होती है तो एक ही साथ 2 शिशुओं का विकास होता है, तो उनका जो कैलोरी की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है या भोजन की जो भी मात्राएँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो पहली बात, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि टिश्यूओं का जो विकास होता है वो प्रोटीन से ही होता है। टिश्यू का विकास प्रोटीन से ही होता है, सो प्रोटीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए, जिससे शिशुओं के जो टिश्यू हैं, जितने भी ऊतक हैं, उनके मांसपेशियों का निर्माण अच्छी तरह से हो सके। दूसरी बात, आयरन। आयरन जो है, आयरन की बहुत आवश्यकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें अभी बताए हैं एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से ही होता है। जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, लौह तत्व की कमी हो जाएगी, लौह तत्व से ही हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, ब्लड जो है रेड, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनकी बॉडी में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का परिवहन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जितने भी हरी साग सब्जियां हैं ये खाना चाहिए। जामुन हुआ, ये गुड़ हुआ, ये सब खाना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? हरी साग सब्जियों में, पालक में पाया जाता है, इसको खाना चाहिए। ठीक। दूसरा है, तंबाकू मुक्त रहना चाहिए। कुछ औरतें जो होती हैं तंबाकू का सेवन करती हैं, तो उनको ये सजेस्ट करना चाहिए, अगर से वो ऐसी अवस्था में है, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। अगला फिर वही है, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस जो होता है ये हमने अभी बताया, सेक्सुअल डिजीज़ है। ये बहुत सारे लोग से सेक्स करने की वजह से जो है ये हो जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बुक के लैंग्वेज पर कम जा कर के अपने अगल बगल के चीज़ों से ही देख करके इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, अगर से आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर से कोई गलतियाँ हो तो उसको बताइए, क्योंकि मुझे सुधार करना है। तो आप बताएंगे क्या मेरी गलतियाँ, तभी तो मुझसे सुधार होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।